वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। स्वागत है आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज के वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। और ये प्रैक्टिस सेट है जो आपका 24 जनवरी को जो होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है, और साथ ही साथ आपका जो 14 मार्च और 21 मार्च का जो एग्जाम होने वाला है बिहार कांस्टेबल का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस के वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं, फटाफट देखते हैं। 100 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? अब तक कितने हुए हैं? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो टोटल कितने? 7। बता दो फ्रेंड्स कि जो उप प्रधानमंत्री है का जो पद है ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। याद रखिएगा, जो उप प्रधानमंत्री का पद है जो कोई संवैधानिक पद नहीं है, जबकि आपका प्रधानमंत्री का पद है जो संवैधानिक पद है, लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद है जो संवैधानिक पद नहीं है। याद रखिएगा। इससे संबंधित एक और सवाल पूछा जाता है, वो भी याद रखें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो ये भी जरूर याद रखें। तो सवाल था फ्रेंड्स कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो टोटल 7। सवाल नंबर 2 को देखिए कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स? 3 होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम होता है सब, ठीक है। ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये तीनों होता है। लेकिन पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे? ट्राइटियम कहते हैं। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहते हैं तो ट्राइटियम को कहा जाता है। ऐसे आपका 3 होते हैं हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम और ट्राइटियम, तीनों है जिसके समस्थानिक होते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 देखिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है आपका फ्रेंड्स कि धुआं उदाहरण है। धुआं है जो किसका उदाहरण है? ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, या गैस का द्रव में विलयन? तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो धुआं होता है वो ठोस का गैस में विलयन होता है, ठीक फ्रेंड्स। याद रखिएगा, धुआं जो होता है वो क्या होता है? तो ठोस का गैस में विलयन होता है। अगर जो पूछा जाए आपको कोहरा के बारे में पूछा जाता है और बादल का पूछा जाता है, तो अगर जो कोहरा के बारे में पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। अगर जो कोहरा का पूछे तो गैस में द्रव का विलयन हो जाएगा। बादल, कोहरा हो गया, ये सब जो हो गया गैस में द्रव का विलयन है। लेकिन अगर धुआं पूछे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा? आपका ठोस का गैस में विलयन है। तो दोनों को याद रखिए फ्रेंड्स, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल नंबर 4 को देखें। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? अधिकतम किसका होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसका मान अधिक होता है? निम्न में किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। कह रहा है कि पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो पत्तीदार जो सब्जी होते हैं, हरे सब्जी होते हैं, पत्तीदार सब्जियां होता है, उसमें ज़्यादा प्राकृतिक नेचुरल एलिमेंट्स पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका आंसर यही दे रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जितने भी पत्तीदार सब्जियां होते हैं उसमें क्या नेचुरल एलिमेंट्स जो प्राकृतिक तत्व होते हैं ना, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है फ्रेंड्स, क्या है? अंग्रेजी से है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें से जो सही कौन लिखा हुआ है? तो सवाल नंबर आपका जो 6 है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फेनोमेनन इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। PHENOMENON, फेनोमेनन क्या होता है फ्रेंड्स? आप कह सकते हैं घटना होता है, ठीक है। फेनोमेनन क्या होता है? घटना होता है। तो ये करेक्ट लिखा हुआ है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है चूज द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताए थे फ्रेंड्स। तो देखिए सफिक्स मतलब क्या होता है? प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में बनता है। तो कहता है द थीव्स मतलब क्या होता है? चोर ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक ऑल द क्या होगा? वैल्यूएबल हो जाएगा। तो इसका क्या लगेगा इसमें सफिक्स? तो सवाल नंबर 7 का ए हो जाएगा, ठीक है, वैल्यूएबल। यानी कि क्या है? द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस एंड टुक ऑल द वैल्यूएबल, यानी कि चोर है जो क्या घर को तोड़ दिया और जो भी मूल्यवान सामान था जो भी था उसको वो ले लिया। तो यहाँ पर आपका सफिक्स में ए बी एल यानी लगेगा, ए लगेगा, ए बी एल सफिक्स इसमें लगेगा। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी पैसिव वॉइस में पूछा जा रहा है सी गेव मी अ गिफ्ट। तो क्या होगा इसका? सी गेव मी अ गिफ्ट तो हो जाएगा
आई वाज, सवाल नंबर 8 है ना, आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। ठीक है, सवाल नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 आपका है, सवाल नंबर 9 है कि फिर ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इंग्लिश। ठीक है, आपको ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें ट्रांसलेट करें। उसने मुझे सोया पाया। ठीक है, उसने मुझे क्या सोया पाया, तो क्या हुआ इसका? सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ही फाउंड मी स्लीपिंग, यानी 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। उसने मुझे सोया पाया तो ही फाउंड मी स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए आपका जो बिहार होमगार्ड का, बिहार पुलिस में है, पैटर्न यही है फ्रेंड्स, सिलेबस यही है। 100 मार्क्स टोटल पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, ध्यान से रखिए, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, इसलिए आपको फ्रेंड्स सभी प्रश्न को टच करना है। ठीक है, जो भी प्रश्न का आंसर नहीं भी आता है तो उसको गेस करके उसका आपको रंग करके आना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो चलिए सवाल नंबर 10 है कि फाइंड द एरर, गलती करने पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपको गलती चुनने के लिए आई वांट टू ज्वाइन इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, आई वांट टू ज्वाइन, इन यहाँ पर बेकार लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई वांट टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी ए इसमें आपका फॉल्ट एरर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 आपका जीके जीएस से है प्रश्न फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको मिक्स कर करके वहां पर दिया हुआ रहेगा। तो कह रहा है क्या फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। ठीक है, तो क्रिकेट सभी देश का खेल के कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बता भी देता हूं जो जो मुझे आता है। तो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, तो इसका गेस कर, आप लोग गेस करते चलिएगा। तो सवाल नंबर 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया का है जो राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। इसके साथ साथ में इंग्लैंड का भी आपको राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ जैसे यूएसए है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर जो पूछा जाए राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वहाँ का बेसबॉल होगा, याद रखिएगा। और ब्राजील और फ्रांस का क्या है फ्रेंड्स, तो वहाँ का फुटबॉल होगा, याद रखिएगा। और स्कॉटलैंड के पूछा जाए तो क्या है, वहाँ का रग्बी फुटबॉल होता है। जापान का क्या होता है, तो जैसे जापान जैसे जूडो होता है वहाँ का। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स, तो आपका हॉकी है। तो ये सब जो प्रमुख देश है फ्रेंड्स, उसका आप जरूर याद करके रखें। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, कहाँ पड़ता है वानखेड़े, आपका मुंबई में पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। और 2-3 स्टेडियम का नाम बताता हूँ फ्रेंड्स, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। फिरोज कोटला पूछा जाता है, फिरोज कोटला कहाँ है, तो वानखेड़े स्टेडियम तो मुंबई हो गया। फिरोज कोटला कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है आपका कीनन स्टेडियम, तो कीनन स्टेडियम आपका कहाँ है, आपका झारखंड जमशेदपुर में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है आपको फ्रेंड्स साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर क्लियर रखें सभी का। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका कह रहा है खाली स्थान की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। ठीक है, तो सवाल नंबर जो 13 है, एक मिनट, सवाल नंबर जो 13 है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन सेल में क्या, इलेक्ट्रॉन सेल की सतह वृद्धि के कारण, इलेक्ट्रॉन सेल की सतह वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सेल। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। खाली स्थान एक परजीवी पौधा है, तो कौन होगा, लीच या आर्किड या टीक या कष्टकूट। तो देखिए सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक कष्टकूट है जो क्या है, एक परजीवी पौधा है। ठीक है, कष्टकूट है जो एक परजीवी पौधा है। परजीवी मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, यानी दूसरे में निवास करता है दूसरे पर, जैसे कि आप समझ लीजिए हमारे माथा में जू होता है फ्रेंड्स, वो भी परजीवी का आता है। ठीक है, वहाँ पर रहता है। तो कष्टकूट एक तरह से क्या ऐसा पौधा है, तो आपका परजीवी पौधा है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 है फूल का एक मादा प्रजनन, मादा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो देखिए मादा हो जाएगा आपका गर्भकेसर। ठीक है, गर्भकेसर फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। क्या है, गर्भकेसर। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा 15 का गर्भकेसर। अब एक होता है फ्रेंड्स पुमंग होता है, पुंकेसर होता है। तो पुमंग होता है जो नर जनांग होता है। ठीक है, जबकि आपका गर्भकेसर होता है जो आपका क्या होता है, मादा प्रजनन अंग होता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगर पुमंग या पुंकेसर के बारे में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा नर जनान अंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो पूछेगा कि गर्भकेसर कैसा है, तो ये मादा प्रजनन अंग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16 है कला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है। देखिए हिंदी से प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद है जो किसकी रचना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत का। तो इसमें खाली पंत दिया है, तो कला और बूढ़ा चांद किनकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है फ्रेंड्स कि सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर
सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर किनकी रचना है? बहुत अच्छा देखिए सेंटेंस है फ्रेंड्स। देखिए सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, यानी जो सुंदर है उसका ध्यान उससे भी कहीं सुंदर है, इस टाइप से हो रहा है। तो किनकी रचना है ये? तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेपाली का। तो नेपाली इनका पूरा नाम क्या था फ्रेंड? तो श्री गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, इनका पूरा नाम है श्री गोपाल सिंह नेपाली। इन्हीं का रचना है सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर। चलिए, तो हिंदी का भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य से भी करा रहा हूँ फ्रेंड्स। अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें आपको कम से कम तो 500 प्रश्न हिंदी को देखने को मिलेगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो उसको कल तक मैं आप लोग को लिंक उसका दे दूंगा। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर हो गया कौन फ्रेंड्स? आपका नेपाली। तो पूरा नाम क्या बताएं? गोपाल सिंह नेपाली की है। अगला सवाल है, दिनकर का संबंध हिंदी के किस धारा से है? दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर नाम सुने होंगे। तो किस धारा से संबंधित है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छाया, वादोत्तर और स्वच्छंद धारा से है दिनकर जी। अगला सवाल को लेते हैं, दया आनंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गेस करिए, दया जोड़ क्या होगा? आनंद हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दया जोड़ आनंद हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करिए कब हुआ था? तो सवाल नंबर जो 20 इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1861 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ का जन्म जो हुआ था 7 मई 1861 में हुआ था। अगर इसकी डेट पूछे तो 7 मई याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो कोलकाता में हुआ था। तो ये इनका जन्म के बारे में 1861। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपको इनकी मृत्यु भी कोलकाता में हुई थी। कब? 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इनका जन्म कहाँ? कोलकाता, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान एम है, ठीक है, मास एम है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि होगी। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान एम है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि होगी। तो क्या होगी? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कोणीय संवेग। ठीक है, संरक्षित राशि क्या होगी? तो कोणीय संवेग होगी। सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 है कि कौन सी कोणीय विभेदन के लिए मूलभूत राशि है? तो कोणीय विभेदन के लिए जो मूलभूत राशि होता है कोणीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? फिर से सुने, अच्छा सवाल है फिजिक्स का कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो टी से कम हो जाएगा, यानी 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी। सवाल नंबर 24 को देखें। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न देखिए, थोड़ा लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। किस पे निर्भर करता है उत्प्लावी बल? उत्प्लावी बल किस पे निर्भर करता है? तो 24 का देखिए फ्रेंड्स, तरल की गहराई नहीं फ्रेंड्स, विस्थापित तरल के केवल घनत्व नहीं, केवल नहीं, और ये भी गलत हो जाएगा। विस्थापित तरल के केवल आयतन, केवल इसमें दोनों में लगाया हुआ फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। विस्थापित तरल के भार पर, ठीक है, जो उत्प्लावी बल निर्भर करता है वो आपका विस्थापित तरल के भार पे निर्भर करता है। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, अगर जो देखा जाए तो ये आपका द्रव के घनत्व भी करता है, वस्तु के डूबे भाग के आयतन पे भी करता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पर भी करता है। लेकिन इसमें जो तरह से सवाल पूछा है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे उत्प्लावी बल निर्भर करता है तो विस्थापित तरल के भार पर, इसमें इसका आंसर यही दिया है आंसर की में फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो सवाल नंबर जो 25 है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बर्नौली से आपका 2 प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो उसका भी मैं बता देता हूं क्या क्या पूछा जाता है। एक तो हो गया कि वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है, तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। और पूछा जाता है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ जाना, और रहता है कि पटरी पर जब ट्रेन तेजी गति से चलती है या गुजरती है तो धूल कण होता है जो पटरी को आकर्षित होता है। दो, एक क्या हुआ फ्रेंड्स, आंधी आने पर छप्पर का उड़ जाना, और पटरी पर तेज चलने से ट्रेन क्या धूल कण उसकी ओर आकर्षित होता है। तो ये सब होता है जो किस पे आधारित होता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित होता है। तो याद रखिएगा, आंधी आने पर छप्पर उड़ता है तो बर्नौली वाला है, और जो धूल कण ट्रेन की ओर आकर्षित हो तो वो भी बर्नौली वाला सिद्धांत पे है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें। सवाल नंबर 26 आपका है कि
केस नली में पारे को मेनिस्कस होता है। तो देखिए केस नली में पारे का जो मेनिस्कस होता है वो क्या होता है, उत्तल होता है। यानी 26 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब जल जमेगा, हिमीकरण होगा, तो क्या उसका ताप में फिर कोई बदलाव नहीं होता, यानी अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमीकरण मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग होता है ना, जमना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, देखिए आज का जब मैं फिजिक्स का मैराथन वीडियो डाला था फ्रेंड्स, उसमें ये सब प्रश्न देखने को मिला था। तो देखिए तो बहुत बार आप लोग को पता भी होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं कि ध्वनि का वेग निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें किस पे निर्भर करता है। 29 का ए है तीव्रता पर, स्वरूप पर, तरंग दैर्घ्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्वनि का वेग निर्भर करता है आपका तरंग दैर्घ्य पे करता है, ठीक है। और इससे दो सवाल बनता है, वो बता दे पूछता है फ्रेंड्स, उसको मैं डिस्कस कर देता हूं कि ध्वनि है जो कौन सा तरंग में गमन करती है। तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग में वो गमन करती है। ध्वनि है जो धैर्य अनुदैर्ध्य तरंग में गमन करती है। अब प्रकाश है जो किस में गमन करती है फ्रेंड्स, तो अनुप्रस्थ तरंग में। तो ये भी जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ है कि ध्वनि का वेग निर्भर किस पे करता है, तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है आपका अगला कि जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतः पृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए कौन आवृत्ति होगा, इसका जो अपरिवर्तित रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा सवाल है कि जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतः पृष्ठीय भाग से अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका आपका आवृत्ति है जो अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स। अगला 31 नंबर सवाल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि उपरोक्त वेन आरेख 3 प्रकार के खेल MNL, देखिए एक खेल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 एल में किसी कक्षा में से भाग लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। सभी तीनों खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो बीच में होगा तीनों घर में आ रहा है, तीनों में वही होगा फ्रेंड्स। तो देख लिए यहाँ पर आपका कौन है, देखिए 6 है जो देखिए तीनों में भाग ले रहा है, तीनों खेल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका मैथ का है तो मैथ का सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको इसका वीडियो भी आपको थोड़ा टाइम में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैथ सेक्शन इसमें छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें सोल्व करने में नहीं बनता है, इसको सिस्टम पे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर से हो जाएगा। तो मैथ का सेक्शन हम लोग छोड़ देते हैं। 10 क्वेश्चन है इसका मैथ का फ्रेंड्स। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ से जीके जीएस वाला देखते हैं। तो 41 नंबर सवाल से चलते हैं फ्रेंड्स। सॉरी। तो सवाल नंबर 41 देखिए क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। 41 नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कौन सा कमिटी हुआ था। हंटर आयोग का हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो उसका डेट जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, 13 क्या अप्रैल ना, 13 अप्रैल। कब, 13 अप्रैल कितना, तो 1919 ईस्वी में। अच्छा, जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, आपको गोली चलाने का आदेश किसने दिया था फ्रेंड्स, तो आपको जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, जनरल डायर ने आपको गोली चलाने का आदेश दिया था, ये जरूर पूछा जाता है। तो इसी के जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। सवाल नंबर 42 को देखें। सवाल नंबर 42 आपका है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो गेस के रेफरेंस ऑप्शन आपके सामने है। कब हुआ था, 1900 कितना, 21 में, 28 में, 29 में या 36 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आपका 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो अखिल भारतीय किसान सभा था फ्रेंड्स, इसका प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। और इस जो प्रथम बैठक आपका लखनऊ में हुआ था, इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो तीनों इससे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है प्रश्न आपको पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1936 में हुआ था। और अखिल भारतीय सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ था। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका 43 है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका है वास्तिल क्या है फ्रेंड्स, पहले जाने। वास्तिल का किला है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता था, फ्रांस में पड़ता था, ठीक है। तो वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था, तो जिस दिन वास्तिल का किला का तोड़ा गया था, पतन हुआ था फ्रेंड्स, उसी समय में आपका फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। तो वास्तिल मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो कह रहा है वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था, वास्तिल का किला कब तोड़ा गया था। 43 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी,
14 जुलाई 1789 ईस्वी को वास्तिल का किला तोड़ा गया था। और वास्तिल का किला तोड़ने के साथ ही आपका फ्रांस की क्रांति आरंभ हो गई थी। अब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आपको पता है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। और उस समय फ्रांस के राजा कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो कौन है उस पे? इस समय लुई 16वां थे। लुई 16वां के शासनकाल में ही आपको फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स 44 नंबर सवाल है आपका कि भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया था? तो ये टीपू सुल्तान थे ना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है कि भारत के कौन से शासक थे जो फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लिया था और अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था? तो आपका टीपू सुल्तान ने ऐसा किया था। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 45 को देखते हैं। सवाल नंबर 45 है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनते चलिएगा। तो अवध का किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। सवाल नंबर 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सबको पता होना चाहिए, बहुत बार इस सेट में आ चुका है, बता भी चुका हूँ फ्रेंड्स। तो किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने आंखों से देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। चलिए सवाल नंबर 47 को देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आपका गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का जो अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। इससे और जो संबंधित पूछा जा सकता है प्रश्न उसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गया में हुआ था। और जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका चित्तरंजन दास ने किया था। सीआर दास जिसे कहते हैं यानी चित्तरंजन दास कहते हैं। तो चित्तरंजन दास ने 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? आपका देश बंधु कहा जाता है, याद रखिएगा। और दीन बंधु किसे कहा जाता है? ये दीन बंधु किसे? दीन मतलब गरीब होता है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु किसे कहते हैं? सीएफ एंड्रूज को कहा जाता है। तो वो भी जरूर याद रखिएगा। चलिए इससे संबंधित और एक सवाल है फ्रेंड्स कि जब 1922 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गया में हुआ था, तो उस अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश करने के प्रस्ताव को सब अस्वीकार कर दिया था। यही कारण से क्या हुआ था फ्रेंड्स? चित्तरंजन दास है जो नाखुश हो गए थे और उसके बाद में असंतुष्ट हो गए थे। तो बाद में क्या किया कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर करके 1923 ईस्वी में क्या किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 1923 ईस्वी में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब क्यों की थी फ्रेंड्स? तो ये का रीजन भी बता दिए कि 1922 ईस्वी का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें विधान परिषद में प्रवेश के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। यही कारण से दोनों असंतुष्ट होकर करके 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो सवाल नंबर 47 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर जरूर रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, ये थे सब फ्रेंड्स। इसका मैं मास्टर वीडियो में जिक्र करूंगा फ्रेंड्स आपको। तो इसका जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अगला सवाल को देखें कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? देखिए दो प्रश्न इसमें एक बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स कि बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था कब हुआ? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रवर्तक किसे माना जाता था 50 का? तो गेस करें इसका क्या होगा? सर विलियम जोन्स को माना जाता था। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर आपको 51 को देखते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कब किया था फ्रेंड्स? तो कम्युनल अवार्ड के समय में। ठीक है, कम्युनल अवार्ड के समय में। ये कम्युनल अवार्ड कब हुआ था घोषणा इसका फ्रेंड्स? तो आपका 1932 ईस्वी में हुआ था। जो ब्रिटेन के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनल अवार्ड के समय में किए थे फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा पहला आमरण अनशन। सवाल नंबर 52 को देखें, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है? कहाँ गेस करें? जमशेदपुर में, चित्तरंजन में, पैराम्बूर में, वाराणसी में। ठीक है फ्रेंड्स, वाराणसी में तो लोग इंजन बनता है फ्रेंड्स। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है, आपका रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है? तो रेलवे डिब्बा के बारे में अगर जो पूछा जाए तो आपका हो जाएगा पैराम्बूर में हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 53 को देखें, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन है? इसमें पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन का बारे में पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर जो आपका
53 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेरी हो जाएगा। नेरी का अगर फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स तो N फोर क्या हो गया? नेशनल, E फोर हो गया इन्वायरमेंटल, और उसके बाद में सेकेंड E फोर का मतलब क्या होगा? इंजीनियरिंग, R फोर रिसर्च और I फोर इंस्टीट्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? एक बार से फिर से सुन ले, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेरी। तो सवाल है पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन है? तो नेरी। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कितना बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग सही करें, ट्रिक से भी बताया हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, हो सकता है सवाल आपको पूछा जाए। उपसौर और अपसर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अधिकतम दूरी पर कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 4 जुलाई को, और 4 जुलाई की स्थिति को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अब इसका जस्ट अपोजिट, पृथ्वी जो सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? तो 3 जुलाई को, 3 जनवरी को होती है। कितना? 3 जनवरी, याद रखिएगा 3 जनवरी को। इस दिन क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। ठीक है, यहाँ अपसर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहेंगे? इसको हम उपसौर कहते हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 54 को देखें। सवाल नंबर 54 बहुत बार बता चुके हैं। पैडोलॉजी किसका अध्ययन है फ्रेंड्स? तो किसके, इसके अंतर्गत आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, अर्थात मिट्टी यानी मृदा का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को लिखें, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ स्थित है? चलिए गेस करें। 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में आपका स्थित है। तो सवाल नंबर 56 हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब सवाल नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल आपके सामने है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो कौन सा राज्य है जहां पर आपका सागवान वन पाया जाता है? तो सवाल नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 57 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में आपको सागवान का वन पाया जाता है। ऐसे सबसे ज्यादा आपका वन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 58 नंबर सवाल आपका है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात कम था? तो सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए फ्रेंड्स। धुंधला दिख रहा होगा तो देखिए, ए में है छत्तीसगढ़, बी में हरियाणा, सी में उत्तर प्रदेश, डी में पंजाब। फिर से सुने, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा का कम था। चलिए अगला सवाल है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो देखिए गेहूं जो आपका फसल है वो शीतोष्ण जलवायु का फसल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 60 को देखें कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला है जो उच्च कोटि का कोयला होता है, यानी ऑप्शन नंबर 60 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एंथ्रासाइट जो कोयला होता है इसमें लगभग कार्बन की प्रतिशत देखा जाए तो 90% उसमें कार्बन पाया जाता है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिन्स आता है। ठीक है, बिटुमिन्स में लगभग आपका 70% के 70 से लेकर करके 85% तक इसमें पाया जाता है। तीसरे स्थान पर लिग्नाइट आता है। ठीक फ्रेंड्स, और सबसे जो खराब होता है कौन होता है? पीट कोयला होता है, उसमें सबसे कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो दोनों इस तरह से सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, सबसे कम, ये दोनों आप जरूर याद रखेगा। तो ट्रिक से याद रखें, सबसे अधिक हो गया आपका एंथ्रासाइट और सबसे कम कौन है? पीटा घिसा कोयला यानी पीट कोयला। ठीक है, पीट कोयला में सबसे कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। तो यहाँ पर अधिकतम था फ्रेंड्स, तो एंथ्रासाइट हो गया। सवाल नंबर 61, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है? कौन सा प्रकार है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है यानी होती है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अब देखिए भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी यही पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी है, यही है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी होता है जो 2 प्रकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक होता है बांगर होता है, एक खादर होता है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, और जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसे खादर कहते हैं। खादर होता है क्या? उपजाऊ होता है, बांगर जो उपजाऊ नहीं होता है। तो किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 62 को देखें। सवाल नंबर 62 आपका है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ठीक है, पॉपुलेशन का डेंसिटी सबसे कम कहाँ है? नवीनतम जनगणना का 2011 के अनुसार से पूछा जा रहा है एक तरह से फ्रेंड्स। तो 62 का क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है जो सबसे कम था। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए फ्रेंड्स तो अपना बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बिहार का है जो सबसे अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर जो पूछा जाए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का था तो आपका बिहार का हो जाएगा। सबसे कम रहेगा तो किसका हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का। चलिए इसे जनगणना से संबंधित 2-3 प्रश्न जो पूछा जाता है फ्रेंड्स माइंड में आ रहा है उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। पहला एक पूछा जाता है प्रश्न फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम
जनगणना कब शुरू हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर्वप्रथम जनगणना भारत में, पहला आधुनिक जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में। पहली बार अगर वो पूछे तो 1872 में हुआ था और लॉर्ड मियो के शासनकाल में। दूसरा सवाल किस तरह से पूछा जाता है कि भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुआ? तो 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपका शुरू हुआ। और एक सवाल इससे पूछा जाता है कि जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है किसको? तो 1921 ईस्वी को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये भी याद रखें फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 63 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची का विषय इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो याद रखिए इसका क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 63 का राइट आंसर आपराधिक मामले है जो आपका समवर्ती सूची का विषय है। एक और पूछा जाता है जैसे शिक्षा जो किसका विषय है? तो शिक्षा भी स से शिक्षा, स से समवर्ती, शिक्षा भी है जो समवर्ती सूची का विषय है। और यही प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है कि शिक्षा जो किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। चलिए और देखिए आगे अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अच्छा ये पूछा जाता है कभी फ्रेंड्स कि समवर्ती सूची में है जो कानून कौन बनाता है? तो ध्यान से याद रखिएगा जो समवर्ती सूची होता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, जो समवर्ती सूची है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। तो सवाल नंबर हम लोग अभी कितना देखे फ्रेंड्स? 63 देख लिए। अब सवाल नंबर 64 को देखें। सवाल नंबर 64 है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है जो क्या है? तो 64 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होता है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। चलिए सवाल नंबर 65 को देखें कि 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 2012 में आपको भारत के जो संविधान में संशोधन हुआ था 97वें, उसमें क्या उसका मुद्दा था, मतलब किस विषय से संबंधित था? तो याद कर ले फ्रेंड्स 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, याद रखिएगा। 2012 में जो हुआ था संविधान संशोधन किससे संबंधित था? 97 में, तो सहकारी संस्था का गठन व कार्य से संबंधित था। अगला सवाल को 66 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कुछ से ही उत्तर चुनिए। इसमें दिया हुआ इतना कोड फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्राधिकरण कौन है। तो सवाल नंबर 66 का जो आपका राइट आंसर दे रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3 है जो संवैधानिक प्रकरण है, यानी 1, 2, 3 कौन कौन? राज्य निर्वाचन आयोग है जो संवैधानिक प्राधिकरण है, राज्य वित्त आयोग भी है और जिला पंचायत भी, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग है वो संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। ठीक है, याद रखिए इसमें से 3 है, चौथा है जो नहीं है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2, 3 है जो संवैधानिक प्राधिकरण है। सवाल नंबर 67 को देखें, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? ठीक है, तो परागण किसमें होता है फ्रेंड्स? तो जो आवृत्त बीजी होता है उसमें परागण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में परागण होता है? तो याद रखिए आवृत्त बीजी में आपका परागण होता है। अगला सवाल को देखते हैं। 68 नंबर सवाल है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो अभी कौन सा वेतन आयोग चल रहा है फ्रेंड्स? 7वें चल रहा है ना, तो आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। 68 का क्या होगा राइट आंसर? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अशोक कुमार माथुर को। ठीक है, किसे? अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। और देखिए 7वें वेतन आयोग जो लागू कब से हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो जो 7वां वेतन अभी चल रहा है फ्रेंड्स लागू हुआ था वो कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, याद रखिए कितना? 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, कब से? 2016 से 7वां वेतन 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। उस किसको अध्यक्ष बनाया गया था फ्रेंड्स? तो आपको अशोक कुमार माथुर का। तो अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स इसका एक और सवाल पूछा जाता है कि आपका वेतन आयोग का नियुक्ति किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और कितने वर्ष पर होता है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर इसका नियुक्ति होता है। तो याद रखिए सॉरी, प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 69 को देखें। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है फ्रेंड्स, इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी भारी लग रहा होगा आप लोग को। ठीक, फिर भी फ्रेंड्स आप लोग का एग्जाम नज़दीक है तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करूँ, इसलिए बोलता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए अगला सवाल है कि 69 नंबर, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम खाली स्थान में ऑक्साइड के रूप में होता है। तो 69 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किस रूप में होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर में ऑक्साइड के रूप में होता है। नाइट्रोजन और सल्फर में ऑक्साइड के रूप में होता है। एक प्रश्न इसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा किससे किससे होता है, तो किससे होता है फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ना, NO2 होता है। ये दोनों याद रखिए, SO2 और NO2 के कारण ही आपको अम्लीय वर्षा होती है, ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु है, विषम परमाणु अणक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ए है, विषम नहीं है फ्रेंड्स, CH4 मीथेन अमोनिया, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें है जो आपका विषम परमाणु अणु कौन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, बाकी ये तीनों है जो एक समान है। अगला सवाल को देखें, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। ठीक है, नॉमरिकल है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए, ऊर्जा को किसमें, जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको इस तरह से बना सकते हैं कि 1 इकाई ऊर्जा खपत यानी, ठीक है फ्रेंड्स, कि 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट बराबर आपका जूल कितना हो जाता है, 3.6 इंटू 10 के पावर कितना 6 होता है। ये कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर इतना जूल होता है। हमको खपत कितना हो रहा है 100, तो इसे इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पावर कितना अच्छा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 को देखें। सवाल नंबर 72 है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/10 के पावर 9 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10 के पावर 6 होता है, m होता है। ठीक है, तो ये सब जरूर याद रख लीजिए, इसका भी कभी कभी पूछा जाता है। चलिए तो अब देख लेते हैं सवाल नंबर 73 को देखते हैं कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क में स्थित है सॉरी, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ, त्रिपुरा में स्थित है, याद रखिए क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में स्थित है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 74 को देखें। सवाल नंबर 74 है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सवाल नंबर 74 का राइट आंसर होगा संपीड़न कहलाता है। ठीक है, 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपीड़न कहलाएगा। चलिए सवाल नंबर 75 को देखें। 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 75 का गेस करें राइट आंसर। तो 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहेंगे हम लोग, बैटरी कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर। देखिए अच्छा सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बैटरी उसे कहा जाता है। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण कौन है। अब आ गया यहाँ से हिंदी का प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी का प्रश्न देखें, संख्यावाचक विशेषक इनमें से कौन है, तो देखिए कौन है, संख्या कौन बता रहा है, 100 बता रहा है ना, ऑप्शन नंबर 20 का 76 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 77, दही है क्या होता है, मीठी तीखी खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, गगन कौन लिंग है, गगन कौन लिंग है, गगन साफ है। ठीक है, गगन मतलब आसमान होता है ना, पुल्लिंग हो जाएगा 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नवरत्न में कौन सा समास है, देखिए बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स, आप लोग इसका सही करिए, मैं जब भी बताता हूँ तो इसके बारे में आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। नवरत्न कौन सा समास है, तो देखिए यहाँ पर संख्यावाचक बोध आ रहा है, जब भी संख्यावाचक है नवरत्न हो गया, त्रिरत्न हो गया, षष्ठभुज हो गया, सप्तक हो गया, कुछ भी अगर संख्यावाचक है तो दिग्गु का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिग्गु समास। नवरत्न है, देखिए 9 आ रहा है ना संख्या, तो दिग्गु हो जाएगा। और द्वंद्व में क्या बताए थे वैसे, जैसे कि भाई बहन, लोटा डोरी, दाल भात, इस तरह से द्वंद्व आएगा, द्वंद्व समास रहेगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अकल चक्राना मुहावरे का अर्थ क्या होता है 80 का, तो अकल चक्राना यानी कुछ समझ में नहीं आना, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल को लेते हैं 81 नंबर सवाल की, खालिस्तान श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, तो टेप वर्म इसका होगा, ठीक सॉरी स्पंज होगा, 81 है ना,
स्पंज। स्पंज होता है जो श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी 81 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन। तो सभी जानते हैं लैक्टिक होता है फ्रेंड्स। लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 83 को देखते हैं कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को क्या मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना, किरासिन तेल में रखा जाता है। 83 का क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम को आमतौर पर किरोसिन तेल में आपको रखा जाता है। ठीक है, जबकि पीला फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, तो पीला फास्फोरस रहता है उसको जल में रखा जाता है, लेकिन सोडियम को किरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगला सवाल है, पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? 84 का राइट आंसर क्या होगा? इसे परागकोश कहते हैं। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो परागकोश होता है। ऑप्शन नंबर सी 84 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 85 को देखें कि AB रुधिर वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो सर्वाग्राही होता है AB वाले फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई भी रुधिर वर्ग के इसको रक्त दिया जा सकता है, क्योंकि सर्वाग्राही होता है वो होता है जो सर्वदाता होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 86 को देखें सॉरी, रक्त में पाई जाने वाले धातु है क्या? आयरन पाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो आपका लोहा है जो पाया जाता है, आयरन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे होता है? ये देखिए पूछा जा चुका है एनटीपीसी में भी। तो ये वायरस के कारण, विषाणु कारण होता है चिकन पॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 87 का है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 88 को देखें। सवाल नंबर 88 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। कारण निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मामला है जो उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं? तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का परिवर्तन है, जो दोनों में आता है, उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, अगला सवाल को देखें कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो क्या रीट जारी किया, परमादेश जारी किया जाता है? परमादेश या रीट वही हुआ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये अच्छा सवाल है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो रीट यानी परमादेश जारी किया सकता है। सवाल नंबर 90 के देखिए, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? कौन सा है भाग है फ्रेंड्स? संविधान का कौन सा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 का आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक सवाल का जवाब आप लोग जरूर बताइए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत बार बताया फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कॉमेंट करके। अगला सवाल है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? चलिए इसको भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या फ्रेंड्स? सबको पता होना चाहिए। 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है जो निम्न सदन है फ्रेंड्स, और राज्यसभा है जो उच्च सदन है। याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा के कितना होता है? 25 वर्ष होता है। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगला सवाल को देखें कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? प्रथम प्रश्नकाल ही होगा ना। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रश्नकाल ही होता है। अगला है फ्रेंड्स आपका, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति है जो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर अब 94 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर आपका 94 देखिए, लोकसभा में राज्यवर सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? पहले ही बता चुका हूं, 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है, लोकसभा में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 95 को देखें। सवाल नंबर 95 है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? अच्छा सवाल है फ्रेंड। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं? तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है आपको फ्रेंड्स कि मंत्री है जो व्यक्तिगत रूप से
किसके प्रति जिम्मेवार होता है? तो याद रखिए, बहुत टॉप मोस्ट भी सवाल है। अगर ये पूछा जाए कि मंत्री होता है, जो मंत्री लोग होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं। ठीक है। और लोकसभा है जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा जो होता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आप 96 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है फ्रेंड्स? आपका ट्रांसलेशन है, हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों को सेवा करने जाएंगे। 96 का क्या होगा? 96 का आपका हो जाएगा आपका वी विल गो टू हेल्प द फ्लूड विक्टिम्स टुमारो। ठीक है। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? 96 का बी हो जाएगा, वी विल गो टू हेल्प द फ्लूड विक्टिम्स टुमारो। हम लोग कल बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाएंगे। वी विल गो टू हेल्प द फ्लूड विक्टिम्स टुमारो। 97 को देखिए क्या है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है। तो रोटंड है। रोटंड मतलब क्या होता है? रोटंड मतलब होता है तगड़ा होता है, मोटा तगड़ा होता है। रोटंड मतलब क्या होता है? याद रखिए फ्रेंड्स, रोटंड मतलब क्या होता है? मोटा तगड़ा होता है। तो इसका का अपोजिट चुनने का रहा है, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? स्लिम यानी दुबला पतला होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोटंड का उल्टा क्या हो जाएगा? स्लिम हो जाएगा, दुबला पतला होता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई कैन नॉट कंसीव ऑफ, यहाँ खाली स्थान, यहाँ क्या भरेगा? कंसीव ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट, यहाँ पर हिज भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल को लेते हैं। 99 को लेते हैं कि चूज द अप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। ठीक है। तो सवाल नंबर आपका 99 को देखें, कर रहा है विल एंड वो। विल एंड ओ मतलब होता है अच्छा और बुरा होता है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला आपको सवाल देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द वर्ड ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोवाइडिंग रिलीफ है, प्रोवाइडिंग रिलीफ। तो प्रोवाइडिंग रिलीफ मतलब होता है मदद पहुंचाना फ्रेंड्स। तो इसके जगह पर आप ये कर सकते हैं रिप्राइव। ठीक है। रिप्राइव मतलब ही होता है मदद पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो देखिए 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स। ठीक है। मैथ का सोल्यूशन मैं कर रहा हूं फ्रेंड्स। मैथ का जो इंपॉर्टेंट है, इससे तो ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेगा फ्रेंड्स, और सिंपल ही रहेगा। आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा फ्रेंड्स जीके जीएस पर। ठीक है। जीके जीएस के साथ साथ हिंदी पर भी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 10 प्रश्न उससे भी पूछा जाएगा, तो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब मैथ का जो आप बना रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा वास्ट नहीं रहेगा, फिर भी उसका जो इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, उसका सोल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।